अभी तक जो बहुजन समाज के लीडरान हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में तो सामाजिक लड़ाई लड़ी। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके साथ छुआछूत, भेदभाव इस तरह से रोका नहीं जाता। वो लड़ाई आपने पूरी कर ली और ख़ास तौर से यूपी में 4 बार आपने सरकार बना के ये साबित कर दिया कि हम एक बेहतर नेतृत्व भी कर सकते हैं। और 15 जनवरी 2018 से इसको हमने स्टार्ट किया। माननीय बहन जी का जन्मदिन भी उसी दिन ही है। आज अपने क्लाइंट हैं कोका कोला, स्टर्लिंग, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सोलर की, जैक्सन ग्रीन, बिरला, अमृत बॉटलर्स, तमाम कंपनियां अपने क्लाइंट हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये सब कब हो पाया? जब हमने इसको लगातार प्रयास करके इसको मैंने विजन ही बना लिया कि एक इसको नेशनल लेवल पे ले जाना है और एमपी यूपी 2 स्टेट में अपना काम चलता है। जब तक विजन बड़ा नहीं होगा तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। व्यापारी का काम है बिजीनेस। वो बीमारी, उस पर एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? बिजी होने की। वो लगातार अपने काम में लगा रहता है। मैंने अपने व्यापार को मात्र 20,000 से शुरू किया था, आज मेरा करोड़ों में है। आज समाज में हमारी एक छवि है, बीएसपी का वोटग्राफ बहुत कम है, लेकिन हमें ऐसा लगता है पूरे दुनिया में इसका एक नाम है और इंडिया लेवल पे करोड़ों लोग इसके फॉलोअर हैं। किसकी बदौलत है? एक विजन बनाया ना मानव साहब ने, जिसकी बदौलत बाबा साहब को जानने वाले ज़्यादा हो गए। बहुजन समाज इस देश में चलने वाली मनुवादी व्यवस्था का हमेशा से ही डटकर सामना करता हुआ नजर आता है। बखूबी ये देखा जाता है कि इस देश में बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन चला और इस लंबे समय से चलने वाले इस आंदोलन के फलस्वरूप बाबा साहब ने देश में भारतीय संविधान दिया और उसके बाद में जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने बहुजन समाज के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो तमाम काम करने चाहिए थे वो खास तौर पर देखने को आज आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी नहीं देखने को मिलते। इस देश में जो बहुत बड़ा तबका जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, जो संख्या के मुताबिक तकरीबन 85% है, और इस देश के जो शिक्षा, रोजगार, व्यापार, भूमि, ये जो अहम चीजें हैं, इस पे कहने की उनकी भागीदारी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस देश का जो 15% तथाकथित जो समुदाय है, उनके पास में इस देश की तकरीबन आधी से ज्यादा फिर शिक्षा हो, व्यापार हो, भूमि, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था है, इस देश में चलने वाली तमाम तरीके जो ताकतें हैं, वो उनको मजबूत करती है। लेकिन बहुजन समाज इस देश में बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए अपने आप को अब खड़े करने के लिए मजबूती के साथ में तमाम क्षेत्रों में, चाहे फिर शिक्षा हो, शिक्षा के साथ साथ रोजगार हो, भूमि हो और व्यापार हो, उन तमाम क्षेत्रों में कहीं न कहीं अपने आप को अब मजबूत करना शुरू कर चुका है। और इसी सिलसिले में इस वक्त हम लोग अगर बताएं आपको तो सुल्तानपुर में मौजूद है और सुल्तानपुर में हमारे साथ इस वक्त जो शख्स आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ शैलेंद्र भीम जी है और व्यापारी के तौर पर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तमाम तरीके से बहुजन समाज को और इस तरीके से अपने परिवार के साथ साथ समाज में कैसे वो परिवर्तन ला रहे हैं, क्या कुछ उनका योगदान है, तमाम चीज़ें उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज के व्यक्ति के लिए व्यापार करना और उसको निरंतर जारी रखना ये कितना ज़्यादा कठिन है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है और इसकी अभी वर्तमान में अहमियत क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल चौपाल के इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। साथियों, सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आमतौर पर व्यापार में देखने को नहीं मिलते, क्या इसके पीछे की सबसे पहली वजह है? उसके बाद में आपके बारे में जानकारी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो बहुजन समाज के लीडरान हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में तो सामाजिक लड़ाई लड़ी। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके साथ छुआछूत, भेदभाव इस तरह से रोका नहीं जाता। वो लड़ाई आपने पूरी कर ली और ख़ास तौर से यूपी में 4 बार आपने सरकार बना के ये साबित कर दिया कि हम एक बेहतर नेतृत्व भी कर सकते हैं, प्रशासन भी चला सकते हैं। और ये कहा जाए कि डॉक्टर बाबा साहब ने सपना पाला था कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसमें हमारी एक शक्ल बदल के आएगी हर क्षेत्र में। तो हमें लगता है कि बिजनेस लाइन में अभी लोगों ने फोकस ही नहीं किया और जिन लोगों ने प्रयास किया, जो मैं जानता हूँ, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण या प्रतिक्रिया नहीं करना है, उन लोगों ने कहीं निजी स्वार्थों को रह के पूरी प्लानिंग की एज ए नेटवर्क मार्केटिंग। उससे भी बहुजन मूवमेंट का जो आर्थिक क्षेत्र है वो बढ़ नहीं पाया। उसका एक रीजन रहा है और कहा भी जाता है कि
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, प्रयास करने से ही सब हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोगों को क्या है कि जब किसी समाज का तरक्की होता है तो उसमें लोग गाइड करने वाले लोग होते हैं। हमारे समाज में न पहली पीढ़ी कुछ काम किया है, न उसके बाद वाली तीसरी पीढ़ी में तो अभी जाके सामान्य जीवन जीने का मौका मिला है। तो लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी छवि लोगों ने बनाई है। बहुत सारे लोगों ने मिलियनेयर हुए हैं अपनी मेहनत से ही। ऐसा बहुत सारे हमारे टच में लोग हैं, मोटिवेशनल का भी काम करते हैं हमारे लिए वो। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कब से ये आपने जो व्यापार जीवन है आपने शुरू किया, पढ़ाई कैसी क्या रही, कहाँ से वो आपको प्रेरणा मिली कि आपको लगा कि इस क्षेत्र में आपको आना चाहिए? सर, इसके बारे में यदि हम अपनी बात कहें तो प्रयास तो मैंने बहुत सारे किए, बहुत सारे सेक्टर में अपने को आजमाया, बहुत सारा रिसर्च किया। और काफ़ी पढ़ाई के दौरान से ही दिमाग में ये था कि जीवन का लक्ष्य होता है केवल पैसा कमाना और अपने को स्थापित करना। तो नौकरी कभी हमारे फोकस में नहीं रही। मेरा एजुकेशन सेक्टर में आजमगढ़ में सिलेक्शन भी था, बेसिक वाले में, टीचर में, लेकिन उसको मैंने इग्नोर कर दिया। उसका मैंने सारा अपना कैलकुलेट किया कि हमारे लाइफ का जो है 194 लाख के आसपास वेतन बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी तो मुझे एक गाड़ी खरीदने की औकात होगी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, और वो भी चांस नहीं था। तो मैंने सोचा इसको तो करना नहीं, प्राइमरी से छोटी नौकरी मिलनी नहीं है और उससे बड़ी भी नहीं मिलनी है, तो फिर उसको हमने इग्नोर ही कर दिया। फिर इसमें हाथ पैर मारना शुरू किया और 15 जनवरी 2018 से इसको हमने स्टार्ट किया। मानिया बहन जी का जन्मदिन भी उसी दिन ही है। और अभी तक अपने क्लाइंट में अगर कहें तो एक छोटे से मैं कस्बे में रहता हूँ, कटका के पास, जहाँ बैठे हैं अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है किनारे पे, और इधर अयोध्या फैजाबाद मार्ग है, ये टॉप का प्लेस है। आज अपने क्लाइंट हैं कोका कोला, स्टर्लिंग, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सोलर की, जैक्सन ग्रीन, बिरला, अमृत बॉटलर्स, तमाम कंपनियां अपने क्लाइंट हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये सब कब हो पाया? जब हमने इसको लगातार प्रयास करके इसको मैंने विजन ही बना लिया कि एक इसको नेशनल लेवल पे ले जाना है, और एमपी यूपी 2 स्टेट में अपना काम चलता भी है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो अपना व्यापारिक जीवन रहा, जो शुरुआत की आपने जिस तरीके से अपने इस पूरे व्यापार की, इस बिजनेस की, उस दौरान क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज के लोग जो बिजनेस करते हैं वो फुटपाथ वाला बिजनेस होता है, या फिर एक छोटे से कमरे में जिस तरीके से वो अपना बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी जिनको कह सकते हैं। ऐसे में आपने जो शुरुआत की उसमें क्या कुछ समस्याएं आई और अभी वर्तमान में कैसे आप उसको टैकल करें? मैं आपको बहुत साफ कह दूं, व्यापार जिसको आप समझते हैं वो व्यापारी और वो दोनों चीज़ें नहीं। यहाँ ज़्यादातर लोग जो व्यापार, जिनको बिजनेसमैन लोग कॉमनली बोलते हैं, बिजनेसमैन और व्यापारी में अंतर है। जब तक विजन बड़ा नहीं होगा तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। व्यापारी का काम है बिजीनेस, वो बीमारी, उसको एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? बिजी होने की। वो लगातार अपने काम में लगा रहता है। कोई पान का गुटखा बेचने वाला भी 10-20 हज़ार रुपया कमा सकता है पर डे का, लेकिन उसको आप बिजनेसमैन नहीं बोल सकते। बिजनेसमैन वही होता है, बिजनेस वही माना जाएगा जिसमें बिना फाउंडर मेंबर या सीईओ के आए आपका जैसे मैं यहाँ के बैठता हूँ, अगर मेरा बिजनेस चलता है तो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इसे अपने बिजी हूँ, 8 घंटा आता हूँ, टाइम से जाता हूँ। बिजनेसमैन वही है जो बिना आए ही उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलता रहे। रही बात इसको यहाँ तक पहुँचाने का क्या रीज़न रहा, हमने सारी चीज़ें अपनी अपडेट रखी है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूँ। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में, टेड इंडिया तमाम हैं, जस्ट डायल, उसका इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के सारे हमारे आईडी हैं। और आज जो भी लोग हैं, अगर उनको ये लगता है कि जातिवाद का शिकार हो रहे हैं या हमको लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। चूँकि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, वो तो मेरा ही आदमी है, खाता वही है, पैसा वही देता है। आपने कुछ रखा ही नहीं है ना उनके लिए कि आपके पास वो आए, या आपने रखा तो आपने क्वालिटी गिरा दी, उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका भी सही नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 85% की यदि बात करें तो 85% बहुजन ही उपभोक्ता है, और ये व्यापार में आ जाता है तो ये रोटेट होगा, ऑटो रोटेट होगा, इसी में पैसा हमारे ना रहने से ही ये क्या है कि ये पैसा उधर जाता है, और उधर का इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि उसका बेजा इस्तेमाल जैसे भी हो रहा है, लेकिन वो हमारी अपनी असर कमी है कि हम उसमें आए ही नहीं हैं। यानी आपका ये कहना है कि बहुजन समाज अगर बिजनेस में आएगा, व्यापार में आएगा, तो वही मालक होगा और वही
उपभोक्ता होगा वही कस्टमर होगा। हमें उपभोक्ता होंगे, हमें जो है उसके मैन्युफैक्चरर होंगे, यानी व्यापारी भी हम ही होंगे और खरीदार भी हम ही होंगे। ये दोषारोपण दूसरों पे करना कि उनकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये गलत है। इसको मैं नहीं, इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। जब कोई चीज़ फेयर लवली आप लगा रहे हैं, तो क्या कभी आपने पूछा किसने बनाया है? पार्ले जी ये खा रहे हैं, कभी आपने पूछा कौन बना रहा है, कहाँ बनता है? ये हम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आप आएँगे मार्केट में, तो ये मान के चलिए आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी गुणवत्ता को देखता है, यानी कि क्वालिटी का कंट्रोल है कि नहीं है। आप उनके साथ एक्शन बिहेवियर कैसा करते हैं, यानी कि आपका सामान वो लेने लायक बहुत अच्छा हो, अगर आपने उनके साथ एक्शन बिहेवियर गलत रखा, तो मे बी चांस दे विल बी नेवर कम देयर। शैलेंद्र जी, आपकी बात में एक मैंने बात सुनी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नौकरी करने का भी आपके पास में एक मौका था, आप व्यापार में आए। क्या सबसे बड़ा फ़र्क लगा और जो तमाम दर्शक देख पा रहे हैं जिनके मन में है कि हम भी व्यापार करना चाहते हैं या हम वो तमाम जो संसाधन है वो नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर जो गाइडेंस की भी आपने बात की वो नहीं मिल पा रहा है, तो कितनी अहमियत देखते हैं आप बहुजन समाज के व्यापार में? ऐसे तो जो बात नहीं बोलनी थी वही बोल दूँ। मैंने अपने व्यापार को मात्र 20,000 से शुरू किया था। आज मेरा करोड़ों में है और कम समय में है, सब कुछ सही है। इसका एकमात्र रीज़न ये भी है कि लोगों ने प्रयास नहीं किया, इसलिए वो आगे नहीं आए और नौकरी को इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दिव्य कीर्ति जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपकी नौकरी है, आप मान लीजिए कि 1.5 लाख वेतन पाते हैं। 4 साल 5 साल पुराने होंगे तभी 1.5 लाख वेतन होगा सामान्य तौर पे। और इसको मान लीजिए आज आपकी उम्र 40 साल है, 20 साल बाद भी आपका वेतन 2 लाख से प्लस नहीं होगा, या 2.5 लाख हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा वेतन नहीं होगा। अगर कोई आदमी बिज़नेस करता है, आज उसको 5,000 महीना मिलेगा और यूपी के अगर 75 ज़िले में उसने अपनी यूनिट डाल दी, तो 75 जगह से 5,000 मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अगर 10-10 हज़ार हो गया तो 7.5 करोड़ का उसका इनकम हो जाएगा। ये होता क्या है ना, ये चेन सिस्टम है। अगर इस पे आपने फ़ोकस किया, यानी व्यापार की नहीं, उसकी बात करूँ, एज़ ए बिज़नेसमैन की, सीईओ की बात करूँ, तो मे बी चांस आप जिस गोल को आप चाहते हैं पूरी लाइफ में नहीं पाएँगे, उसको महज़ 5 साल या 7 साल में टारगेट बना के करिए, कर ले जाएँगे। और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जैसे चैनल वाले लोग हैं, आप इस बात को इंडिया के किसी कोने में पहुँचा सकते हैं, इवन कि पूरे वर्ल्ड में पहुँचा सकते हैं। ठीक है ना? इससे किसी भी मतलब किसी भी स्टेज तक आप ले जा सकते हैं व्यापार को। और भारत में अभी कोई दलित मेरी जानकारी में यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनाया। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है कि 1,000 करोड़ डॉलर का कारोबार कर ले, तो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है, जिसमें जो हो इस आपके सेक्टर का है मतलब। और उसके बाद में तमाम कंपनियां इंडिया में हैं, जिसमें इसका पेटम का भी नाम है। क्या कारण लगता है आपको? क्या व्यवस्था इसके पीछे में कोई इस तरीके से बनी हुई है देश में या काम कर रही है जो बहुजन समाज को यूनिकॉर्न बनने से मैं रोक? आपको बताता हूँ सर, लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, 25 से 30 साल लग जाता है पढ़ाई करने में। उनका दायरा होता है जिसको बोलते हैं हम कंफर्ट जोन। घर परिवार, नाते रिश्तेदार या कुछ मशहूर स्थान पे जाने के अलावा कभी व्यापार की मीटिंग इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे नहीं करते हैं। चाहे जानकारी के अभाव में है, चाहे वो अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलना नहीं चाहते, तो उनको उधर जाने में उनको तकलीफ होगी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा और सफ़र करेंगे काफ़ी हद तक। और गार्जियन भी हो सकता है सपोर्ट करे, वो ना समझ पाए, चूँकि जिस चीज़ को उसने देखा नहीं है वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। गार्जियन की भी कहीं न कहीं भूमिका रहती है कि बच्चा जानते हुए भी अपने का साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बार-बार पिंच करता है कि मैं जो जानता हूँ तुम तो मेरे बेटे हो, तुमको उतना जानकारी नहीं है। जिस दिन विज़न क्लियर हो गया, उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में है। विज़नरी नहीं होने के कारण ही ऐसा है। आज समाज में हमारी एक छवि है, बीएसपी का वोट ग्राफ बहुत कम है मतलब, लेकिन हमें ऐसा लगता है पूरे दुनिया में इसका एक नाम है और इंडिया लेवल पे करोड़ों लोग इसके फॉलोअर हैं। किसकी बदौलत हैं? एक विज़न बनाया ना मानव साहब ने, जिसकी बदौलत बाबा साहब को जानने वाले ज़्यादा हो गए। उसी तरह व्यापार की जो थीसिस है, उसके बारे में अगर धीरे-धीरे हम प्रयास करते हैं, एक-एक स्टेप चलते हैं, तो इसमें भी एक विज़न बन के तैयार हो जाएगा। और आप यूनिकॉर्न कंपनी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटे काम हैं। तरीका बड़ा होना चाहिए आपका बस। आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करिए, एआई अभी चल रहा है, देख ही रहे हैं। इसका इस्तेमाल करिए, आप भी हो जाएँगे यूनिकॉर्न कंपनी, जिसको आपने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन अगर कम्फर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहेंगे, नेवर इट विल बी पॉसिबल।
आपने कांशीराम साहब की भी बात की अभी और आपने जो बिज़नेस की शुरुआत की वो भी 15 जनवरी को की, बहन मायावती का जन्मदिन है। क्या पीछे का इसका कारण रहा और ये सोच कहाँ से आई आपको कि इस दिन शुरुआत करनी चाहिए? मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीतिक है। मेरे पिताजी बीएसपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, वन निगम के वाइस चेयरमैन। और हम लोग जब पैदा हुए तब से बीएसपी मुकाम किया, जब बीएसपी बनी ही नहीं थी, डीएस4 से शुरू किया उन्होंने 1976 से मानव साहब के साथ। तो हमारा जो ये विजन है, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। हमारे यहाँ के वर्कर भी फ्लाइट से टहलते हैं, वो भी जैसे जज और आईएएस कमिश्नर टहलते हैं, टूरिज्म में जा कर के कहीं बर्फ़ में घूम रहे हैं, कभी कुल्लू में घूम रहे हैं, कभी मनाली घूम रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं समुंदर में। वो मैं भी अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को ले जाता हूँ। छोटा ही संसाधन है, लेकिन विजन रखता हूँ कि इनको भी वो टेस्ट मिलना चाहिए। इनकी आदत खराब हो जाएगी, तो इनको भी वही अच्छा लगने लगेगा, नहीं तो हैंड टू माउथ बने रहेंगे। ये पहले से भी है और लोगों को सपोर्ट करने का अपना नेचर है। अभी हम आप समझिए आरसीसी प्रोडक्ट में हम हैं, 3 कंपनी उसमें काम करती है, तीनों सीमेंट के ही प्रोडक्ट बनाती है। स्टील सेक्टर में आए हैं, तो उसमें ओबीसी के एक मेंबर हैं, उनके साथ हमने 49% उनका शेयर है। केन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है और 51% अपना है। दूसरी हमारी जो एफएमसीजी जिसमें आप बैठे हैं, आरकेबी नियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें 4 डायरेक्टर हमारे छोटे भाई हैं, एक शाहिद हुसैन है, दूसरे सुमेर भारती जी हैं, तीसरा मैं शैलेंद्र हूँ। ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे न रहने पर भी ये बिजनेस बंद ना हो। जिन लोगों को हम जोड़ें, वो कम से कम अपना रोजी-रोटी चलाते रहें। कहीं भी मेरा डायरेक्टर रहेगा, उसका वेतन जाता रहेगा और आने वाली पीढ़ी को जाता रहेगा। क्योंकि किसी कंपनी को जब बनाते हैं आप, तो वो भी एक एज ए मैन खड़ी होती है। वो भी अपने आप में एक पूर्ण मैन है, जिसमें पीछे सीए तमाम तरह के अकाउंटिंग सिस्टम पूरा चलता रहता है। मेरे ना रहने पे भी मेरी ये कंपनी चलती रहेगी। इसलिए अब हमने तय कर लिया, जितना कुछ करूँगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ही करूँगा। अभी देश में एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। बहुजन समाज के लोग भी इसे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा अहमियत है और जो तमाम जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनमें बहुत सारा आइडिया है, जिनके पास बहुत सारी सोच है, लेकिन जाने ना अनजाने किसी न किसी कारण के चलते वो अपने आप को जो रिस्क टेकिंग है, जो कैलकुलेटिव रिस्क कहा जाता है, उस तरीके से अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे। उन तमाम दर्शकों को, उन तमाम लोगों को क्या जहाँ तक एंटरप्रेन्योर का मामला है, लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग पे ही काम किया है। चूँकि आप देखते होंगे मार्केट में 5 रुपए का वो अंकल चिप्स खा लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। चूँकि यदि यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर या 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें तमाम तरह के टैक्सेस लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से मिला करके उसमें कमीशन भी है। अगर उसको हम लोकल लेवल पे, जो हमारे यहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट है रूरल का, जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो यूपी का आम है, देसी बड़े पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता है। तो वो क्या है, ऑर्गेनिक है। उसका हम कई तरह से प्रोसेस करके हम वर्ल्ड लेवल पर उसको हम आगे बेच सकते हैं। आलू हमारे यहाँ का अच्छा होता है, गन्ना बहुत ही अच्छा होता है। लोग 2000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो, गुड़ 20,000 रुपये किलो बेच रहे हैं। लेकिन हमारी सोच नहीं है ना। हम जिसको बेस्ट समझते हैं, बेस्ट मतलब समझो कि बेकार है। हमारा विज़न है अभी 2027 तक हम लोग 15 सेक्टर में आएँगे। तो जो बेस्ट है उसको हम बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि बेस्ट को हम बेस्ट में लाएँगे और हमारे लोग अगर चाहें कि जो उनके आस-पास का क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी जड़ी-बूटी, पत्ते जो भी है, आपका मोरिंगा जिसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, सहजन, है ना? अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। इसको ये चाहें कि नेचुरली तरीके से उसको जो है प्रोसेस करके इसको पैक करके बेच सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सारे खुले हुए हैं। छोटा-सा आपको काम करना है, क्या करना है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जा करके अपना एक ठो आईडी बनाना है। आप पैकेज के लिए रैपर बनवा लीजिए अपने नाम का, अपनी कंपनी रजिस्टर करा लीजिए, 4 लोग मिलके 2-2 4-4 हज़ार रुपए लगा के शुरू कर दीजिए। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब उनका विज़न बड़ा होगा। उनको 10, 20, 50 लाख रुपए दे दिए, गिनने में उनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो ये जब तक या तो हैबिचुअल हो जाएँ, एक है कि आपके यहाँ ऐसा होता है तब आपकी हैबिट में आएगा, तब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा है किसी आदमी जो कर रहा है उसके साथ लग जाएँ। तीसरा एक फिर यूनियन बना लें, कभी न कभी उस लेवल पे आ जाएँगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें उनके लेवल का नहीं है, हमारा ऐसा मानना है।
चाहते हैं, इच्छाएं भी हैं, एक प्रयास करेंगे फिर बैक हो जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे बैक हो जाएंगे। जब तक इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार अभी अभी क्या करना है, अभी 40 साल उम्र होगी तो ये करना वो करना। तो पहले तय कर लो, जितना फेल होना है पहले ही स्टेप में आप फेल हो लीजिए। आपकी उम्र जब 30 से 35 साल हो जाएगी, फिर गार्जियन का विश्वास आप टूट जाएगा, फिर आपके पास फेल होने के लिए टाइम ही नहीं है, तो फेल होने की फिर जगह ही नहीं, ऐसे समझिए। या तो आप ख़त्म हो जाएंगे, समझिए मिट जाएंगे, दोबारा आप प्रयास नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आप पहले ही में जितना फेल होना है, रिसर्च करना है, सब कुछ कर लीजिए। मेरा तो मानना है कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, पहले देश दुनिया घूम लीजिए, देश दुनिया घूम लीजिए, पूरा उसका रिसर्च कर लीजिए, और किसी काम का करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उसका क्या कहते हैं ना कि डायग्नोसिस कर लीजिए, तब उसको शुरू करिए। और जब विजन बनाइए कि इंडिया में मैं ही रहूँगा बस, मेरे अलावा कोई नहीं, तो फिर आप 100% सफल होंगे। तो ये तमाम जो बातचीत हमने यहाँ पर शैलेंद्र भीम जी इनके साथ में की है, व्यवसाय में कितनी ज़्यादा अहमियत बहुजन समाज की है और उसमें प्राथमिकता कितनी आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बहुत ही विस्तार से उनके साथ में चर्चा बातचीत की है। बहुजन समाज आमतौर पर व्यवसाय में नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक सोच को लेकर चले, एक विज़न को लेकर चले, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर में एक सोच को बनाने का काम किया जा रहा है कि बहुजन समाज के लोग व्यापार नहीं कर सकते या फिर उनका व्यापार नहीं चल पाता, कुछ समय तक चलता है और फिर वह निस्तनाबूद हो जाता है, या फिर तमाम तरीके से ऐसी ताकतें लगाई जाती है जिनके कारण उनका व्यापार उद्ध्वस्त हो सके या फिर ख़त्म हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी अपने गोल को लेकर, अपने विज़न को लेकर आप जितने ज़्यादा अड़िग रहेंगे, बने रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आप वो तमाम मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कि आप सोच रख रहे हैं। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जो हमारे साथ आपने तमाम ये चीज़ें साझा की है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और शैलेंद्र भीम जी ने जो बातें कही है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।